जी। ओम ओम के एक उच्चारण के साथ हम सत्र को आरंभ करेंगे। ओम। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। ये हमने पिछली बार देखा था कि गाय ब्याती है और उस समय और उसके बाद में कैसी उसकी देखभाल करनी चाहिए। आज हम देखेंगे कि नवजात बच्चे, बछड़े और बछियों की देखभाल कैसे की जाए। गाय के ब्याने के बाद नवजात बच्चे के नाक व मुंह से झिल्ली साफ कर देनी चाहिए, जिससे वह सामान्य रूप से सांस ले सकें। यदि बच्चा सामान्य रूप से सांस न ले पा रहा है, तो पिछले घुटने पकड़कर उसको थोड़ा उल्टा करें ताकि श्लेष्मा बलगम अपने आप बाहर निकल जाए। यह नाक में घास की पत्ती या कुछ ऐसा डालने से पशु छींकने लगता है और श्लेष्मा बाहर निकल जाती है। इसके बाद बच्चे को माँ के पास छोड़ दें और वह उसे चाटने दें। साधारणतः गाय बच्चे को चाटकर साफ सुथरा कर देती है, जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है। परंतु गाय यदि नहीं चाटती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क दें, जिससे गाय बछड़े को चाटना शुरू कर देगी। इससे भी बच्चे को सांस लेने में सहायता मिलती है। बच्चे के पीले खुर को साफ कर दें, जिससे कि बच्चे को तुरंत खड़ा होने में सहायता मिलती है और वह आसानी रहती है। साधारणतः बच्चे की नाभि सूत्र अपने आप टूट जाती है। उस पर टिंचर आयोडीन अवश्य लगा लें। अगर नाभि सूत्र जुड़ी हुई है तो उसे 3 से 5 इंच रखकर ऊपर से ब्लेड आदि से काट दें और स्वच्छ धागे से बांधकर टिंचर आयोडीन स्प्रिट आदि लगा दें ताकि किसी ढंग की बीमारी न लग सके। नवजात बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ही खीस खिलानी चाहिए। नवजात बच्चा यदि अपने आप खड़ा नहीं होता है तो उसे सहारा देकर खड़ा करें और माँ के थन के पास ले जाकर 2-4 बार खीस थन को उसके मुंह में दें, जिससे उसके खीस का स्वाद मिले और वह अपने आप माँ के थन से खीस पीने लगे। खीस पिलाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि खीस में गामा ग्लोबुलिन होता है जो बच्चों को कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु खीस जरूरत से ज्यादा नहीं पिलानी चाहिए। खीस दिन में 3 से 4 बार उसके शारीरिक वजन के 10वें भाग की दर से पिलानी चाहिए। खीस पिलाने के 4 से 6 घंटे के अंदर बछड़े का मल विसर्जन अपने आप हो जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो तो आधा चम्मच अरंडी का तेल पिलाना चाहिए। यदि मल द्वार बंद हो तो पशु चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए और कुछ भी संशय हो तो पशु चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। नवजात पशु को ठंडी हवा व खराब मौसम से बचाना चाहिए तथा गर्म स्थान में रखना चाहिए जिससे उसे निमोनिया आदि ना हो। परंतु उनके रखने का स्थान साफ सुथरा व हवादार फर्श पर विछावन अवश्य होना चाहिए। हफ्ते में 2 बार मुंह में सरसों का तेल मलें और नवजात शिशु की पेट की कीड़ों से सुरक्षा करनी चाहिए। गर्भावस्था में माता से बच्चे के अंदर आंतों के कीड़े पहुंच जाते हैं, अतः बच्चे पैदा होने के तीसरे, 7वें और 15वें दिन इन कीड़ों को मारने के लिए कुछ 10 ग्राम पेपराजीन पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए। यदि कोई आयुर्वेदिक दवा जानकारी में है तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। गांव के कृषक अ, होके का पानी या मठे में कमेला मिलाकर आंत के परजीवियों से बछड़े बच्चियों की रक्षा करते हैं। जूं, कलीली आदि से रक्षा के लिए 0.25% मेलाथियान का घोल पशुओं पर छिड़ककर थोड़ी देर बाद नहला देना चाहिए।
नवजात पशुओं में दस्तों की रोकथाम के उपाय करने चाहिए। नवजात बच्चा पैदा होने के दिन ही जमीन या दीवार को चाटना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार कीटाणु पेट में पहुंच जाते हैं तथा आंतों में सूजन उत्पन्न करते हैं। ये दूध को हजम नहीं होने देते, जिससे बदबूदार दस्त लग जाते हैं। दस्तों से बचाव के लिए 1 ग्राम ऑस्टोसाइक्लिन या ऑर्थोमाइसिन पाउडर प्रतिदिन किसी भी बच्चे किसी भी समय दे सकते हैं। दस्तों से बचाव के लिए मिट्टी चाटने से बचने के लिए 8 से 10 दिन तक बच्चों को छिक्की लगाएं। इसको एक पशु चिकित्सक से परामर्श लेने की आवश्यकता है। अधिक दूध पिलाने से भी कभी-कभी दस्त हो जाते हैं, अतः निश्चित मात्रा से अधिक दूध न पिलाएं। कितना दूध पिलाएं इसका विवरण आहार प्रबंधन के अध्याय में विस्तार से दर्शाया जा चुका है। उसमें अभी हमने पहले ये देखेंगे और कि कैसे हम बच्चे को कितनी मात्रा में दूध पिलाना है हमें। 6 माह की उम्र पर खुरपका रोग, गलघोंटू की कुछ उपचार बच्चे इनको देना चाहिए। अ, और उसमें आयुर्वेदिक क्या हम प्रयोग कर सकते हैं, उनको हमें देखना होगा। जी, बछड़े-बछियों की उम्र 10 से 15 दिन की हो जाने पर उन्हें हरे नर्म चारे जैसे बरसीम, लोबिया आदि खिलाना चाहिए। इसके साथ में 5 से 10 ग्राम नमक या खनिज मिश्रण बच्चों के मुंह में सुबह-शाम डाल देना चाहिए। छोटे बच्चों को सर्दियों में 3 से 4 बार ताज़ा पानी पिलाना चाहिए तथा गर्मियों में 5 से 6 बार पानी पिलाना चाहिए। ये बच्चों की देखभाल का है और इसमें बीमार गायों की देखभाल के बारे में हम थोड़ा और चर्चा करते हैं। बीमार गायों की देखभाल। गाय के बीमार हो जाने पर उसकी भली प्रकार देखभाल करनी है, तो रोगी पशुओं की चिकित्सा में उनकी दिनचर्या और उनकी उचित देखभाल करने के लिए उन्हें उचित प्रकार से औषधि देने की भी आवश्यकता रहती है। और उन्हें देखभाल लेकिन औषधि देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा अच्छे से पड़ता है। वास्तव और औषधियों द्वारा हम केवल प्रकृति के कार्य में सहायता देते हैं, लेकिन इससे अधिक मदद उचित देखभाल से कर सकते हैं। इसलिए गाय की परिचर्या में कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे पीने की पानी की व्यवस्था। बीमार गाय को सदा गुनगुना पानी दें तथा बीमार होते ही पशु चिकित्सक की सहायता लें। समुचित सफाई की व्यवस्था रहनी चाहिए। पशु के रहने के स्थान, बिछावन, पानी आदि चीज़ों की सफाई परम आवश्यक है। पशु परिचायक को भी साफ रहना चाहिए। पशु के शरीर की सफाई के लिए किसी बर्तन में हल्के प्रतिरोधी घोल को लेकर रोगी गाय की आँख, नथुने, मुँह तथा उसकी गुप्तांगों के बाहरी भाग को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। रोगी पशु के रहने का स्थान हवादार, पक्की फर्शयुक्त होना चाहिए ताकि सफाई सरलता से की जा सके। फर्श पर पुआल की बिछौनी बिछा देनी चाहिए और प्रतिदिन बदलना चाहिए। पीने के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था करनी चाहिए और खाना के लिए दिए जाने वाला आहार भी ताज़ा एवं स्वच्छ होना चाहिए। समुचित आराम की व्यवस्था। रोगी गाय को अधिक आराम पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि रोगी पशु बीमारी से लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करता है और इस संबंध में तनिक सी भी तकलीफ उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। रोगी पशु को ठंड न लग पाए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही कमरे में शुद्ध वायु के आवागमन का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस ओर
कमरे में धूप आती है उस ओर खिड़की खुली रखनी चाहिए, जिससे कि कुछ धूप कमरे में आ सके, लेकिन खिड़कियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुरैरा करना। रोगी गाय को खुरैरा करना परम आवश्यक रहता है। खुरैरा करने से पशु के शरीर पर उपस्थित धूल और शरीर के अंदर से निकले गंदे पदार्थ हट जाते हैं। साथ ही साथ शरीर में रक्त परिसंचरण भी तीव्रता से होने लगता है। इसके साथ ही शरीर के विषैले भीतर उत्पन्न विषैले पदार्थ भी त्वचा के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। उचित आहार की व्यवस्था में हमें ये देखते हैं कि जो भोजन उन्हें दिया जाए वो ऐसा हो कि वह शीघ्र पच जाए और पर्याप्त रूप से पोषक तत्वों से युक्त हो और निगलने में पशु को कोई कठिनाई ना हो। बुखार में प्रोटीन युक्त आहार नहीं देना चाहिए। पेट खराब होने पर पतला आहार देना चाहिए। मुंह और गले के विकार में ऐसा भोजन देना चाहिए जो पतला तथा ढीला हो, उसे निगलने में कठिनाई ना हो। अन्य बीमारियों में भी पशु को ऐसा आहार दिया जाना चाहिए कि वह रोगों के अनुकूल हो। पशु को उसका आहार ना तो बहुत ही गर्म खिलाएं, ना ही ठंडा, नहीं अधिक ठंडा। रोगी पशु के लिए जो अनुकूल भोजन रहता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि भूसी का दलिया। गेहूं की भूसी को लगभग आधे घंटे तक एक साफ बर्तन में उबाल लें और उसे खूब चलाएं। तत्पश्चात उसे ढककर ठंडा होने के लिए रख दें। इसमें थोड़ा नमक और शीरा भी डाल दें। दूसरा जो उसका आहार है वो भूसी व अलसी का दलिया। 1 किलोग्राम दली हुई अलसी को लगभग 2 लीटर पानी में लगभग 3 घंटे तक धीमी आंच पर उबालकर खा तो बनाए हुए यार, कहिए तो उसमें बने अभी कि हमारे कोई खातू नहीं। उसमें 1 किलोग्राम भूसी और 30 ग्राम नमक मिलाएं और खूब चलाकर ठंडा कर लें। तीसरा जो उसका आहार है जई के आटे का हलवा। 1 किलोग्राम जई के आटे को लगभग 1 मिनट तक चलाकर धीमी आंच पर इतनी देर तक गर्म करें कि वह गाढ़ा हो जाए और इसे चलाते रहना चाहिए। ठंडा होने पर इसमें दूध तथा पानी मिलाकर पतला कर लें और इसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंधा नमक थोड़े मात्रा में इसमें डाल सकते हैं। अ, ये थोड़ा-सा वैद्य का परामर्श ले सकते हैं क्योंकि इसमें दूध का उपयोग किया गया है और थोड़ा-सा इसमें सेंधा नमक डलवाया है, लेकिन कुछ-कुछ बीमारियों में दूध के साथ सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी आप इसमें वैद्य का परामर्श ले सकते हैं। जई के आटे की लपसी। 1 किलोग्राम जेई के आटे में थोड़ा-सा ठंडा पानी मिलाकर इसको सान लें और इसमें 2 किलोग्राम उबलता हुआ पानी डाल दें और उसे खूब चलाएँ। इसके बाद थोड़ा-सा इसमें थोड़ा नमक मिलाकर इस्तेमाल करें। 5वीं जो विधि है जैसे अलसी की चाय। 1 किलोग्राम अलसी को 10 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक दाने गल ना जाएँ और ठंडा करके फिर इसका इस्तेमाल करें। छठा जो प्रयोग है जौ का पानी। जौ को पानी में लगभग 2 घंटे तक उबालकर और छानकर जौ का पानी तैयार किया जाता है। दूध कैसे देना है? बीमार पशु के लिए इसे उत्तम कोई आहार नहीं है। उबाल कर ठंडा करके पिलाएँ। प्रति उसको और हमें देखना है कि छूत के रोगों को फैलने से रोकने के लिए रोगी पशुओं को थोड़ा अलग रखना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उन लोगों की परिचर्या के लिए एक देखभाल करने वाला भी होना चाहिए। तो हमने इसमें विषय में ये आज देखा कि किस प्रकार बीमार पशुओं की और नवजात शिशुओं की देखभाल हमें करनी है। आहार प्रबंधन में
जैसे अलग-अलग जगह के हिसाब से थोड़ा अलग-अलग व्यवस्था रहती है। तो कहाँ कैसी व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या खिलाया जाता है और कैसे-कैसे उनकी एक व्यवस्था बनाई जाती है। जैसे आप देखेंगे कि कहीं-कहीं तो गाय आधा 1 किलो दूध दे रही हैं और और समुचित चारा ना खिलाया जाना इसका एक कारण है, मुख्य कारण है और इसमें हम जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण के आधार पे देखा गया है कि 7.3% सूखा चारा और 56% हरा चारा तथा 30% दाना पशुओं की आवश्यकता से कम उपलब्ध होता है। स्पष्ट है ये बात कि हरे चारे की भारी कमी है और ये कमी बहुत मुख्य-मुख्य राज्यों में भी है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात आदि के अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दुग्ध देने वाली गायों को ज्वार, बाजरा की साबुत कड़वी तथा केवल सूखा भूसा तथा पुआल खिलाया जाता है। ऐसे में दुग्ध देने वाले पशु की हालत गड़बड़ हो जाती है। इसमें किसान की लाचारी कम और जानकारी न होना अधिक है। इन क्षेत्रों में चारे की क्वालिटी को सुधार कर विशेषज्ञ विशेषतया हरे चारे की व्यवस्था बनाकर गौ की दुग्ध की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार इसके लिए काम किया जा सकता है। गौपालन में आई कुल लागत का लगभग 70% खर्च उनके आहार पर होता है। इसके लिए डेयरी व्यवसाय की सफलता पशुओं की उत्पादन क्षमता और उनके आहार पर आए खर्च पर निर्भर करती है। यदि कम खर्च में सस्ता, संतुलित एवं पौष्टिक आहार पशुओं को उपलब्ध कराया जाए तो स्वावलंबन के लिए गौपालन डेयरी व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। इसलिए गौशाला डेयरी संचालकों को ही नहीं, सामान्य गौपालकों को भी संतुलित आहार की जानकारी होना आवश्यक है। और इसके लिए हम कुछ इसके पक्षों को देखते हैं। पशु पोषण में संतुलित आहार का क्या महत्व है? क्योंकि वो पूरे संतुलन के लिए आवश्यक है, उसकी वृद्धि करने के लिए, कार्य करने के लिए, उत्पादन करने के लिए उचित मात्रा में चारे-दाने की आवश्यकता है और पशुओं का आहार में ऐसे पोषक तत्वों का होना चाहिए कि वह इन सब चीज़ों को पूरा करते हों। मनुष्यों की तरह ही पशुओं के लिए भी एक संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता होती है और पशुओं के आहार में वे सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए, जिससे पशुओं की बढ़वार और उत्पादन उचित मात्रा में हो, ताकि पशुपालक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है, उसमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिनों की कमी रहती है, जिसके फलस्वरूप न केवल वृद्धि के घटने, उत्पादन की अवस्था देर से आने तथा कम दूध देने के रूप में हानि होती है, बल्कि कभी-कभी इससे कीमती पशुओं में ऐसे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो उनके लिए जानलेवा सिद्ध होते हैं। अतः पशुओं का भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवणों की उचित मात्राएँ मौजूद हों। किसी एक पोषक तत्व की अधिकता होने से भोजन अपाच्य हो जाता है तथा पशु को रोगी बना सकता है। अतः पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए इतना ही आवश्यक नहीं है कि उन्हें संपूर्ण तत्व युक्त भोजन दें, वरना ये भी आवश्यक है कि भोजन तत्व एक निश्चित मात्रा में खिलाया जाए। ऐसा भोजन जो प्रोटीन, वसा अ, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि पोषक तत्वों को इस अनुपात में और मात्रा में उपलब्ध कराता है कि वह पशु को आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकें, उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है।
संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार का हरा चारा, अनाज, फल, अनाज के अ, उत्पाद, चोकर आदि को मिलाकर बनाया हुआ दाना, सूखे चारे प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा पशु आहार वह माना जाता है जो सस्ता, उत्पादक, पाचक, रुचिकर, पेट भरने वाला, आसानी से पचने वाला, बदबू तथा फफूंदी रहित व अफारा न करने वाला होता है। आहार के जो पोषक तत्व हैं इसमें जैसे मनुष्यों में होते हैं वैसे ही इनके लिए हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और पानी। और इसमें हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे इसमें मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ये शक्ति शरीर के ताप को बनाए रखने, विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता आदि को बनाए रखने की आवश्यक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होने पर 4.15 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। पशुओं को यह तत्व अनाजों के उप उत्पाद भूसा तथा कड़वी से प्राप्त होते हैं। विभिन्न चारणों के लिए के पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। प्रोटीन बढ़ने वाले पशुओं की मांसपेशियों के निर्माण करने बढ़ने वाले शिशुओं के विकास और मादाओं में खून बनने तथा त्वचा बालसियों के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोई भी अन्य भोजन तत्व प्रोटीन का काम नहीं दे सकता। दूध के उत्पादन में प्रोटीन का बहुत महत्व है क्योंकि प्रोटीन दूध का एक अंग है। अतः पशु भोजन में प्रोटीन की कमी होने पर उसके दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गाय के शरीर में 17.2% प्रोटीन पाई जाती है और एक ग्राम प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अरहर, चना, मटर, लोबिया, सेम, सोयाबीन, उड़द, मूंग, मसूर आदि दालों में प्रोटीन बहुत उच्च मात्रा में मिलती है। वसा है तो वसा के बारे में भी जानेंगे फिर हम और आगे भी जानेंगे। तो आप लोगों के कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए या कुछ बात रखना चाहें अपनी तो बात रख सकते हैं। आपके पास भी मुझे लगता है अब हम आगे का जो सत्र है वो आगे चर्चा करेंगे इसमें। जो उनका आहार है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, वो काफी सारा है जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे हम अपने आहार के महत्व को समझते हैं उसी प्रकार से हमें अपने पशु आहार के बारे में भी जानना चाहिए। तो ये एक दिन की नहीं है, इसमें काफी विस्तृत मात्रा में चर्चा की गई है। तो उससे एक हमारी समझ बनेगी कि पशु में क्या क्या आहार होना चाहिए। तो मैं इसको अभी इतना ही रखता हूँ। आगे फिर हम कल और